हेलो दोस्तों, कहानी कथा में आपका स्वागत है। आज की कहानी का नाम है इल्ज़ाम। ये हिमांशु की शादी का कार्ड है और मिठाई। हम मंदिर में से ही आ रहे हैं और तुम सबको तो पहले आना है। सुधा ने अपने हाथों से कार्ड निकाला और बोली, बहुत बहुत बधाई आपको। मैं चाय बनाती हूँ। शीला ने पूछा, बच्चे नहीं दिख रहे। तभी केशव के तीनों बच्चे आए और नमस्ते की। शीला ने बोला, तुम सबको तो पता ही है हिमांशु की शादी है, आना है सबको और काम भी करना होगा। तीनों बच्चों ने सिर हिलाकर हाँ किया और वापस चली गई। सुधा नाश्ता बनाने के लिए आई थी। थोड़ी बहुत बात करके और चाय पीकर वो लोग चले गए। सुधा अपने कामों में लग गई। केशव किचन में सुधा से थोड़ा दूरी पर दीवार से टक्कर कर खड़े हो गए। सुधा ने पीछे मुड़कर देखा। उसे पता था केशव उससे क्या बात करना आए हैं। अगर आप वही बात करने आए हैं तो मेरा जवाब ना है। मैं आपको और बच्चों को नहीं रोकूंगी, लेकिन आप मुझसे नहीं कहेंगे जाने के लिए, सुधा ने कहा। सुधा केशव ने कहा, नहीं मैंने कहा ना। केशव चुपचाप किचन में से चले गए। उन्हें पता था सुधा का जवाब यही होगा। रात को किचन का काम निपटा कर जब सुधा घर का दरवाज़ा बंद करके वापस आ रही थी, तभी उसकी नज़र हिमांशु के शादी के कार्ड पर गई। वो वहीं बैठ गई और कार्ड खोलकर देखने लगी। उसमें उसका और केशव का नाम भी लिखा था। सुधा ने हिमांशु के लिए हुए नाम पर हाथ फेरा, जैसे वो हिमांशु के ही सर पर हाथ रखा हो, और बोली, शादी की बधाई हिमांशु, ईश्वर तुम्हारी जोड़ी खूब फले फूले। इसकी आंखें नम हो गई और वो बीते वक्त में पहुंच गई। अरुण जी 3 भाई थे, वो गोविंद और केशव। गोविंद दूसरे शहर में रहता था और सरकारी नौकरी करता था। उसके भी 2 बेटे थे। केशव उसी शहर में रहता था और एक कंपनी में सेल्स का काम करता था। सुधा पढ़ाती थी और 3 बच्चे थे, 2 बेटियां 1 बेटा। तीनों बेटियां बड़ी थी और बेटा छोटा। पहले सब साथ में ही रहते थे। अरुण शहर के बहुत बड़े और नामी डॉक्टर थे। उनका काम काफ़ी बढ़ गया था, इसलिए उन्होंने उसी शहर में दूसरा फ्लैट लेकर वहाँ हॉस्पिटल और घर बनवा लिया था। बड़ा बेटा आरव भी अपने पिता के नक्शे कदम पर चल रहा था। हार्ट सर्जन बन गया था। दूर दूर से लोग आते थे, इसलिए उनको कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हिमांशी भी डॉक्टर था, उसने भी प्रैक्टिस शुरू कर दी थी। आरव की शादी थी, सब लोग शादी में आए हुए थे। गोविंद की पत्नी और केशव की पत्नी ने सारे कामों को संभाल रखा था। दोनों बेटियां भी खूब काम कर रही थी। आखिर बड़े भाई की शादी थी। अरुण जी मेहमानों की भगत में लगे हुए थे। गोविंद और केशव ने भी बाहर का सारा काम संभाल रखा था। बाकी बचा हुआ डेकोरेशन का काम बच्चों की देखरेख में हो रहा था। सब बहुत खुश। शादी की रस्में शुरू हुई, खूब नाच गाना हुआ। शादी का दिन भी आया, बहुत अच्छे शादी संपन्न हुई। आरव अपनी दुल्हन को लेकर घर आया। अगले दिन मुंह दिखाई की रस्म थी और रिसेप्शन शाम को था। सब थके हुए थे तो शीला ने सबको थोड़ा रेस्ट करने को कहा। जिसको जहाँ जगह मिल गई वो वहीं सो 11 बजे सबको तैयार होकर रस्म के लिए आना था। सुधा ने केशव से कहा, बहू को देने के लिए जो लाए थे वो लॉकर में ही है, जाकर ले आते हैं। केशव हाँ बोलकर उसके साथ जाने के लिए तैयार हो गया। दोनों ने अरुण और शीला को बताया कि हम दोनों लोग जा रहे हैं, जल्दी ही आ जाएंगे। बैंक पहुंचकर दोनों ने देखा तो लॉकर के लिए बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई थी। शादी का सीज़न था, शायद इसलिए दोनों को इंतजार करना पड़ा और 1 घंटा लग गया बैंक में। उसने फ़ोन पर पूछा तो अभी थोड़ा समय था रस्म शुरू होने में। सुधा ने केशव से कहा, निकले हैं तो ज़रा घर भी हो लें, हम 4 दिन हो गए अब यही है तो देख लेते हैं। केशव के साथ वो घर देखने चली गई। दोनों जब अरुण के यहाँ पहुँचे तो देखा सब एक जगह इकट्ठा हैं और माहौल कुछ ठीक नहीं। क्या हो गया, केशव ने पूछा। सब उनकी तरफ देखने लगे। पता चला मेहमानों ने शीला जी की बहन की लड़की, जिसकी शादी थोड़े दिन पहले हुई थी, उसका मंगलसूत्र खो गया है। वो
रोई जा रही थी। घर के नौकरों पर सबका शक था, पर सब वहीं थे, लेकिन कोई भी ये नहीं बोल रहा था कि उसने लिया है। मंगलसूत्र बोलता भी क्यों? घर वालों से पूछने का तो कोई मतलब ही नहीं था, ऐसा कोई क्यों करेगा? तभी शीला जी की बहन ने सुधा से पूछा, तुम नहीं थी यहाँ? बाकी सब तो यही थे, कहीं तुमने तो नहीं? उन्होंने इतना ही बोला था कि केशव ने कहा, कैसी बात कर रही हैं आप सब हमारे मेहमान हैं। हम दोनों भैया और भाभी को बता कर ही गए थे। सब सवालिया नज़रों से सुधा और केशव को देख रहे थे। अरुण जी बोले, हाँ ये बता कर गए थे। सुधा की आंखें भर आईं। उसने शीला की तरफ देखा, लेकिन वो कुछ नहीं बोली। तभी हिमांशु, जो कि रिसेप्शन की तैयारी देखने सभी बच्चों के साथ गया था, वापस आ गया। उसने देखा कि सब लोग हॉल में हैं। क्या हुआ? उसने पूछा तो उसे बात बता चली। वो 1 मिनट आता हूँ बोलकर अपने कमरे में गया और हाथ में कुछ लेकर वापस उसने कहा, ये है ना आपका मंगलसूत्र? सब हैरानी से देख रहे थे। हिमांशु ने कहा, दी आप इसे मेरे वॉशरूम में भूल आई थी। आपके बाद जब मैं गया वॉशरूम में तो मैंने देखा और मुझे लगा ही था कि आपका होगा। मैंने सोचा तैयार होकर आपको दे दूंगा, लेकिन तभी होटल से फ़ोन आ गया और मैं जल्दी से निकल गया। सुधा की आंखों से झरझर आंसू बह रहे थे। हिचकी लेकर वो रोने लगी। हाथ में पकड़ा हुआ ज्वेलर बॉक्स उसने आरव के हाथ में दिया। घर से बाहर आई और रिक्शा पकड़कर अपने घर चली गई। बाकी सब बच्चों को पता चल गया तो सबको बहुत बुरा लगा। केशव ने अपनी दोनों बेटियों से सामान समेटने को कहा। अरुण जी, हिमांशु, आरव और गोविंद ने केशव को रोकने की कोशिश की, लेकिन केशव ने जिनको बोलना चाहिए था उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला। ये कहकर उसने शीला की तरफ देखा। शीला अब भी कुछ नहीं बोली। केशव के हाथ जोड़े और चला गया। शीला अगले दिन केशव के घर आई और बोली, गलती हो गई दीदी से, अब तो वो चली गई हैं। दिल बड़ा करके हमको माफ़ कर दो। सुधा ने कुछ नहीं कहा। केशव के कहने पर कि बच्चों की तो कोई गलती नहीं है। सुधा ने सबको बुला खाने पर आरव और बहू को शगुन दिया। उस दिन के बाद अरुण जी के यहाँ कोई भी नहीं गया। हाँ, वो लोग जरूर आते जाते थे कभी कभी। सुधा आवाज़ से उसका ध्यान टूटा। केशव ने देखा सुधा के हाथों में शादी का कार्ड है। उसकी आंखें नम हैं। केशव ने साइड से उसके कंधे पर हाथ रखा। तो क्या फैसला किया तुमने? तुम जो भी फैसला करोगी हम तुम्हारे फैसले साथ हैं। सुधा कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मैं जब शादी होकर आई तो भाभी जी को अपनी बड़ी बहन की तरफ समझा, और ऐसा नहीं कि उन्होंने नहीं, वो भी मेरे साथ हमेशा अच्छी ही रही थी। हमारे तीनों बच्चे उन्हीं की गोद में खेले। भाई साहब ने भी कुछ नहीं कहा और ना ही आरव और हिमांशु ने। समय के साथ भाई साहब अच्छे डॉक्टर बन गए थे। पुश्तैनी घर छोड़कर दूसरे घर चले गए। खुशी की बात थी हमारे लिए भी। मैं टीचिंग जॉब कर ली। भाभी जी के यहाँ आना जाना लगा रहा। कुछ भी होता तो उनके घर में तो भाभी जी बुला लेती। सारा काम मैं और हमारी दोनों बेटियां संभालती थी। कभी कभी तो स्कूल से छुट्टी भी लेनी पड़ जाती थी। मैं सोचती थी, चलो ठीक है, भाभी जी को कोई तो चाहिए और हम तो उनके अपने हैं, तो इस बात को लेकर मेरे मन में कभी कोई बात नहीं आई। विभिन्न अवसरों पर हमारे जो उनको उपहार दिए वो आपने यहाँ काम करने वालों को उन्हें दे। ये बात मुझे एक दिन अचानक उनके यहाँ पहुँचने पर पता चली, जब उन्होंने मेरी दी हुई साड़ी ये कहते हुए दी कि काम करते वक्त जरा सी कहीं खस कर फट गई, जबकि वो उन्होंने पैकेट में से दी थी। ऐसी बहुत सारी बातें हैं, लेकिन मैंने उनसे कभी कुछ नहीं कहा। हाँ, दूरी जरूर बना ली और ऊंच नीच का मतलब मुझे समझ आ गया। वो हमें अपने बराबर का नहीं समझती। सच भी है, आजकल रिश्ते पैसे तय करता है। अगर वो एक दिन अपनी बहन से कह देती कि ये क्या बोल रही और
हमारा साथ देती तो हमारा जो भी सम्मान है बना रहता, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं बोला। मतलब उनको हम पर भरोसा नहीं और सबके सामने बोलती उसी वक्त जब बात खुली थी कि माफ़ कर दो दीदी को। इस बात के लिए मैं उनको कभी माफ़ नहीं कर सकती। रिश्ते में वो हमसे बड़ी हैं, लेकिन मेरी नज़रों में वो अब गिर गई हैं। आप मुझसे उनके लिए माफ़ी की उम्मीद करते हैं। माफ़ कर देना अच्छी बात है, लेकिन हर बार माफ़ कर देना सही नहीं। मैं नहीं जाऊंगी और आप उस सबको नहीं रोकूंगी। ये तीनों बच्चों ने भी सुन ली। वो तीनों आए और बोले, मम्मी सही कह रही हैं, हर बार माफ़ कर देना सही नहीं होता। दोस्तों, हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके बताएं। धन्यवाद।